आज हम लोग बहुत अच्छा खासा पार्ट खत्म करने वाले हैं। आज लगभग नहीं है तो आज लगभग ज्यादा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कार्ल ऊज के बारे में जाना था उनके थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में, जाना था किस बेसिस पर उन्होंने तीन डोमेन बनाया, जाना था कि उन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई करा था आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। यहाँ तक याद है? यस सर। हाँ, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को किस बेसिस पे करा था? 16S rRNA के जीन्स के बेसिस पे। और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ तीन पार्ट में बांटा, आर्की, बैक्टीरिया और यूकार्या। क्या क्या है सब कुछ तो बाद में जानना ही है, अभी वेट कर लो। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन सब ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर था, एक कॉमन पूर्वज था जिसका नाम था। यहाँ तक ठीक है? डालिए हेडिंग आज का जो आपके नीट के एक क्वेश्चन का एरिया बनेगा, और हेडिंग होगा किंगडम मोनेरा। सर आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। हाँ, किंगडम मोनेरा के अंदर ही पढ़ लें, सब जान लेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में अगर हम बात करना आपसे चाहें तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, किस तरह का ऑर्गेनिज्म पे यहाँ रखे हैं? बताओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे कि हम लोग इस पूरे किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखे हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें एक बात तो कंफर्म होना है कि वो यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है? दूसरा यस बात, सर। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं बैक्टीरिया। और एनसीईआरटी का पहला लाइन ही है इस टॉपिक का, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में कुछ है तो सिर्फ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इस बात पे खास ध्यान रखिएगा, किंगडम मोनेरा में अगर कुछ है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया है। एंड दीज आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे दो टर्म यूज करेंगे, एक इसके लिए भी और एक फंगस के लिए भी। वो बोलेंगे दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या बोलेंगे? दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि किंगडम मोनेरा में ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इस अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। आप मिट्टी में देख लो, अपने शरीर पे देख लो, फ्रिज में देख लो, ओवन में देख लो, आग में देख लो, ज्वालामुखी में देख लो, धरती के अंदर के लावा में देख लो, समुद्र के अंदर के पानी में देख लो, कहीं देख लो, बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इस तरह की कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो इस दुनिया में हर जगह पाया जाता है उसको बोलते हैं यूबिक्यूटस। लिखिए, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूबिक्यूटस। क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटस। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूबिक्यूटस। ठीक है? अभी हम लोग बात की अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कि बुरा से बुरा, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में और अच्छे से अच्छे कंडीशन में। मतलब नॉर्मली तो जहां हम हैं वहां तो नहीं रहा है,
ये हो गया बेस्ट कंडीशन। उसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब ज्वालामुखी के अलावा में वहां हम लोग रह सकते हैं क्या? ज्वालामुखी के अलावा में हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम लोग नहीं रह सकते सर। लेकिन ये उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी रह सकता है। हम लोग साल्टी एकदम एक्सट्रीम हेलोफाइल, जैसे समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उस खारा पानी में अगर लोग बैठ भी गए ना आधा एक घंटा, तो चूंकि इतना अधिक उसके चारों तरफ, तुम्हारे बॉडी के चारों तरफ इतना हाइपर कंसंट्रेशन है, हाइपर कंसंट्रिक सॉल्यूशन है कि तुम्हारे बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तुम जिंदा रह सकोगे क्या? नहीं, वहां भी नहीं रह सकते। लेकिन ये रह लेता है, ये ऑलमोस्ट हर जगह रह लेता है, यही इसका खास बात है। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और बात जान ही लेते हैं, या इतना जान गए तो अब ज्यादा कुछ करने के बजाय ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता नहीं होता? अगर नो ये सर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो होगा नहीं होगा? सिंपल सोच लो, वो सोच, इतना नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो सीधा सीधा लिखेंगे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनमें अब मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट, इनमें न्यूक्लियस होता नहीं होता? बोलो। नो सर। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है, न्यूक्लियस का नहीं, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, ये बात आपको ध्यान रखना है, द न्यूक्लियस इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। और इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब क्या कि लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो डीएनए होगा ये तो बस नेकेड फॉर्म में बाहर घूम रहा होता है, साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा होता है। नेकेड फॉर्म मतलब कि बिना किसी कवरिंग के। तो लिखेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियस के लिए लिख रहा हूँ, यहां से इसको बस हटा देता हूँ। न्यूक्लियस रहता है सर, ये वाला लाइन फिर से समझाइए ना। हाँ, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है बाबू, बट वो बोलते हैं ना डेवलप्ड नहीं होता। मतलब ये अगर एक सेल है और इसके अंदर एक कवरिंग, वेल डिफाइन नहीं होता। इस कवरिंग के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है, अगर इस कवरिंग के अंदर न्यूक्लियस है, तब तुम बोलोगे इस न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा, आपको बस जेनेटिक मटेरियल ऐसे से दिख रहा है, तो आपको ये बाउंड्री दिखाई है ना, अगर आपको ये बाउंड्री दिखता तो आप बोलते अच्छा इस बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियस और बाउंड्री के बाहर साइटोप्लाज्म। बट आपको ये बाउंड्री ही अगर नहीं दिख रहा, ये वाला जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ही अगर आपको नहीं दिख रहा, तो आप कैसे बोलोगे कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का? समझे? तो आप ऐसे नहीं कहोगे न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो है कुछ। जैसे मान लो ये वाला बाउंड्री को तो कह सकते ना न्यूक्लियस, जहाँ जेनेटिक मटेरियल है। तो हम बोलते हैं कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस जैसा कुछ है, जेनेटिक मटेरियल है तो न्यूक्लियस जैसा कुछ तो होगा, बट इसमें कवरिंग नहीं है, तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और चूंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या इसका एक और नाम है इनसिपिएंट न्यूक्लियस। लो लिख ही देता हूँ, इस न्यूक्लियोइड का एक और नाम है इनसिपिएंट न्यूक्लियस। अभी ठीक है? तो न्यूक्लियस जो, अब इसका जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वो क्या चीज को कंटेन करता है? तो लिखिए
इट इज कंपोज्ड ऑफ और देखो यहां से 2 पॉइंट बन जाएगा यासीन और अमन। एक पॉइंट तो ये कि किंगडम मोनेरा का डीएनए मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, ये भी पूछेंगे तब भी आप यही लिखिएगा कि डीएनए में क्या होता है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि जरा बताओ किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है या उसका जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होता है, तब भी आप यही लिखोगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक मतलब इनडायरेक्टली आप मोनेरा ही तो पूछ रहे हो। देखो प्रोकैरियोटिक से जितना भी होगा सब तो सेम ही होगा ना, अलग अलग थोड़ा ना होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? यस सर। हाँ तो चलो समझ रहे हो तो अच्छी बात है, अब इसको कंप्लीट करो। इट इज कंपोज्ड ऑफ नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब जिसको देख सके सर अपने आंखों से, नहीं वही नहीं नेकेड डीएनए तब मतलब नेकेड ये डीएनए खुला हुआ। हाँ ओपन होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में बाउंडेड नहीं होगा। डीएनए नॉर्मली क्रोमोसोम के ओके फॉर्म में होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है कि वो ओपन होता है, उसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। तो नेकेड डीएनए साथ में आरएनए तो होगा ही, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद आ रहा है कुछ यासीन? यस सर। और अमन तुम अभी सेल वाला लेक्चर तो नहीं देखे होगे, शायद आखिरी का 2-3 भी देखे होगे, तो ये मिल गया होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस में ही था। हाँ सर देखे हैं। देखे हो तो ठीक है, फिर याद आ गया। हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हाँ हाँ 2 तरह का प्रोटीन होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। डीएनए में होता है, डीएनए पे बाउंड करता है, बाइंड करता है डीएनए को। गांठ बन बन के जो अपना ये हाँ बनता हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहाँ तक ठीक है। अभी इसमें एक और छोटा सा पॉइंट, इसका जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। अभी ये बड़ा अजीब बात है, व्हाट इज डबल स्ट्रैंडेड, तो बताया था। देखो ये है अगर हमारा डीएनए, तो जरा ध्यान से देखो इसमें कितने स्ट्रैंड हैं, स्ट्रैंड नंबर 1 और स्ट्रैंड नंबर 2। इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। अगर सिर्फ ऐसा होता जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ ऐसा, तो इसमें कितना स्ट्रैंड है? तो इसको बोलते हैं एस सिंगल एस, सर। वन। सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसको एस बोलते हैं एस। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड को शॉर्ट में क्या डबल बोलते स्टैंडर्ड। हैं? डीएस। ये भी ध्यान रखिएगा। आई गेस यस। अभी तक आपको एकदम सिंगल क्लियर हो स्टैंडर्ड गया। डबल स्टैंडर्ड। हाँ सिंगल वाला एसएस यस सर। कहलाता है, डीएस इज डबल स्ट्रैंडेड। बट जो डबल बैक्टीरिया वाला में डीएस होता है, कहलाता है। हाँ बट जो बैक्टीरिया में होता है वो होता है सर्कुलर और डीएस। अच्छा ये वाला सर्कुलर है क्या? इस तरह के जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं नहीं सर। लीनियर। लीनियर डीएस डीएनए, लीनियर मतलब लंबा लंबा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये वाला लीनियर एसएस डीएनए, ठीक है। और याद रखना आरएनए हमेशा ही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत यासीन? नहीं सर। सर सिंगल स्टैंडर्ड जो रहता है तो उसमें कोडिंग कैसे रहता है? ये डबल जो रहता है उसके बीच में जो एटीसीजी के फॉर्म में तो कोडिंग हो जाता होगा, उसमें कैसे देखो कोडिंग देखो रहता देखो होगा? देखो यहाँ ए तो यहाँ टी, यहाँ सी तो यहाँ जी, ये तो समझ में आ रहा है। बट यस यहाँ जी। पे सिर्फ यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी ऐसे होता, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल नहीं होता है, समझे? इसमें यस। नहीं होता। इसको डिटेल में समझोगे, इसका होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं होगा तो फिर कोडिंग होगा ही नहीं हमारे बॉडी में, ये बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में भी जो आरएनए होता है वो ऐसा ही होता है। 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ मिला के सबसे टफ चैप्टर होगा ये 12th का, जहां तुमको जेनेटिक्स की दुनिया में लेकर चलेंगे, नया ही दुनिया। खैर यहाँ तक सब ठीक है? यस। यस सर। याद करो जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ रहे थे तो वहां भी जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा ही था। वहां भी हम लोग देखे थे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, सर्कुलर था। याद आ रहा है? याद आ रहा है यासीन? कौन वाला सर? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वहां भी डीएनए था, और यस सर। वहां पे जो डीएनए था वो भी सर्कुलर था और वो भी डबल स्टैंडर्ड था। यस सर। तो
इसी फीचर के वजह से क्योंकि अब हमें ऐसा शक होने लगा जब ये जान लिए हम कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर गया हो इंफेक्शन के तौर पे और उसी के अंदर हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। नहीं, जैसे मोनेरा में प्रोटीन बनता है, जैसे मोनेरा में होता है, या यूं बोलो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होता है, वैसा ही राइबोसोम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसा यहाँ Yes, sir. डीएनए होता है वैसा ही वहां होता है, और जैसा यहाँ मेसोसोम इन फोल्डिंग टाइप होता है वैसा वहां भी होता है। तो इससे ये शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोई प्रोकैरियोटिक सेल ही था जो किसी यूकैरियोटिक सेल में कैद हो गया। कर सकते हैं ना ऐसा? इसीलिए कई बार ऐसा बोलते हैं सेल विद इन सेल। अगर आपसे पूछे कि सेल विद इन सेल किसको बोल सकते हैं, किस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग अ सेल विद इन सेल बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो ऐसा लग रहा है कि कोई सेल के अंदर एक और सेल बैठा हो? तो प्रो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड एक प्रोकैरियोटिक सेल का अंश नहीं लग रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड आंसर होगा। और उनका देखो सब कुछ अपना एक अलग सेल वाला लक्षण है, अपना वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, हर चीज वो अपने से कर सकता है। Yes, sir. इसीलिए तो उसको सेमी ऑटोनोमस बोले थे, याद आ रहा है? Yes, sir. बताए थे सर। हाँ, सेमी ऑटोनोमस बोले थे। तो यही वो कारण है। अभी थोड़ा और वहां वाला चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, आज थोड़ा डेंस क्लास हो रहा है, मजा आएगा पढ़ के। जो लोग भी एब्सेंट करेंगे क्या, जो कर लिए आज इतना पढ़ा देना है कि पक्का 2-3 दिन तक तो रोए। 2 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हो ना? सर एक बार ऊपर सर कीजिए। पढ़ाइए। क्या बोल रहे थे यासीन, वापस बोलो। सर स्क्रीनशॉट लेना था, ऊपर कीजिए। ले लो। लिख नहीं रहे हो क्या? नहीं सर, लिख नहीं रहे। अच्छा कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन आज ही लिख लेना, ये नहीं कि जमा कर लेना। यस। हो गया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के लग रहा होगा कि कितना सीरियस टाइप का ये पढ़ाई हो रहा है, तो इससे नीट में क्वेश्चन आना बनता है, नहीं लग रहा ऐसा? चलो, यहाँ पे अभी तक हम लोग ये चीज, अच्छा 2-3 चीज और ऐड कर ही ले। राइबोसोम का सर टाइप ये क्या वाला है? जो क्वेश्चन बताया सर, ये मतलब कैसे पूछेगा सर, एक बार बताइए तो। अच्छा बता दो, इसका राइबोसोम कैसा होगा? 70s टाइप। राइबोसोम 70s टाइप, इसका सब यूनिट कौन कौन सा होगा? 70s किससे मिलकर बना होता है? 50-30। गुड 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 गुड, हम भी गलती नहीं कर रहे थे। 80 होता है वो तो, 60 + 40 उधर होता है यू का। यस 100। अच्छा, ये दोनों सब यूनिट को जुड़ने के लिए कौन सा एलिमेंट का जरूरत है? मैग्नीशियम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुमको पता है आज आज मेरे एमएससी के क्लास में टीचर हमसे Yes. बड़ा जोश में यही क्वेश्चन पूछा। जरा बताओ, पढ़ते हो तो बताओ, राइबोसोम के दोनों सेगमेंट को जोड़ने के लिए कौन सा आयन का जरूरत? हम उनको बोले सर मेरा वीडियो है यूट्यूब पे देख लीजिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मजाक अपनी जगह। वैसे उनको नहीं पता ये चीज कि मेरा वीडियो भी अवेलेबल है। ये जब क्लास चल रहा था उसी वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्त लोगों को डाले थे, यही बोल रहे क्या, एक आध बोलता हाँ हाँ बोलना बोलना, बोले हाँ अपने तो खाएगा हमको भी खिलवाएगा। राइबोसोम इज ऑफ 70s टाइप, तो उस 70s टाइप किससे मिलकर बना होता है? 50s और 30s से। 50 and 30। हाँ 50s और 30s, और ये दोनों सब यूनिट को जुड़ने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? मैग्नीशियम। अभी तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये कैसे पूछता है, अभी जो बताए थे तो ऐसे जैसे पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाला। हाँ, can be called as Organic can be। cell within cell। सेल के अंदर सेल किसको कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 2। एक तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा
दूसरा राइबोसोम। प्लास्टिड नहीं, राइबोसोम नहीं, प्लास्टिड, क्योंकि ये प्लास्टिड। दोनों ही सेमी ऑटोनोमस हैं। ऑटोनोमस। ठीक है, यस अभी सर। ठीक है यासीन? हाँ। यस। अगला पॉइंट सुनिए। अच्छा, अभी अभी हम लोग एक पॉइंट ये तो लिखे थे कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं, लेकिन इसी को पूछने का ना नीट का तरीका थोड़ा सा टिपिकल है। वो पूछता है कि विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट। अभी हम इसको बोले भी थे, लेकिन हम इसको लिख भी दे रहे हैं, क्योंकि पूछता ऐसे ही है। इट exhibits the most extreme habitat. मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट को एग्जिबिट कौन कर रहा होता है? तो प्रोकैरियोट। कैसे? अभी बताए थे, ज्वालामुखी के लावा में, समुद्र के अंदर एक्सट्रीम डेप्थ पे जहां लाइट नहीं पहुंच पाता समुद्र के अंदर, वहां बैक्टीरिया रहता है। हाई प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर, हेलोफाइल्स में, सल्फर स्प्रिंग्स में, हॉट गर्म पानी का झील, सुनो गर्म पानी का झील, गर्म कुंड भी होता है। यस सर। हाँ, तो वहां पे भी ये सब ऑलमोस्ट हर जगह ही रहता है। और यही टेंशन हो जाता है, इतना जगह क्यों रह रहा है भाई, एक आध जगह रह। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इनके शेप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इनका शेप कैसा है जरा बताना। ये जो बैक्टीरिया है ये टोटल 4 शेप में मिलता है। कितने शेप में? 4 शेप। एक सेकेंड, अभी तक क्लास स्टार्ट वाला मैसेज कोई नहीं देखा, मतलब सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर। व्हाट्सएप में भी दिक्कत है क्या? क्लास 3 बजे से होगा, ये सब लोग देखा था। ये भी सिर्फ अफीफा और विभूति देखी है, हाँ बाकी सर। लोग तो देखा ही नहीं। इसीलिए ये लोग नहीं है ना। मैसेज कब का किया, पहुंचा ही नहीं, अलग टेंशन। कोई बात नहीं, अब थोड़ा दया आ रहा है, देखा ही नहीं बेचारा। सर स्क्रीन थोड़ा सा डाउन कीजिएगा ना, एक सेकंड। स्क्रीन डाउन कीजिए थोड़ा सा, बस। ठीक बस है, सर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे चलते हैं। हो गया, चले आगे। यस सर। हाँ सर। चलो, अब थोड़ा इसके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बैक्टीरिया आर फाउंड इन, या बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। grouped under 4 categories on the basis of shape। शेप के बेसिस पे ये टोटल 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। मतलब इनका 4 तरह का शेप होता है, 4 तरह का शेप होता है। कौन कौन सा? देखो, स्फेरिकल रॉड। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा है, कुछ वैसा है। तुम लोग को तो सेल में भी बताए थे शायद। यस। एक होता है स्फेरिकल, एक होता है रॉड, एक होता है स्पाइरल, और एक और कॉमा।
कॉमा, गुड। ये टोटल 4 तरह का शेप होता है, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल, कॉमा। चलो इसका जरा साइंटिफिक नेम बताओ। स्पाइरल वाले को क्या बोलते हैं? कोकस। स्पाइरल वाले को क्या बोलते हैं? कोकस। रॉड वाले को बैसिलस, कॉमा वाले को विब्रियो, और स्पाइरल वाले को स्पाइरिला। ठीक है, ठीक है, फटाफट से लिखिए। लिखिए। स्पाइरल वाला इज कोकस, रॉड वाला इज बैसिलस, स्पाइरल वाला इज स्पाइरिलम, एंड कॉमा वाला इज विब्रियो। अब जरा सोचो, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये किसका शेप कैसा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस का बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल सर। स्फेरिकल। अच्छा, अगर हम आपसे बोले लैक्टोबैसिलस? रॉड। अच्छा, ये कॉमन नाम है, कहीं सुने हो क्या लैक्टोबैसिलस? दूध को दही में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस है। दूध को दही में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस है, और वो रॉड शेप होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले जरा विब्रियो कॉलरे का नाम सुने हो? विब्रियो कॉलरे का नाम? नहीं सर। कॉलरा कॉज यही करता है, विब्रियो सुना। कॉलरा। तो कॉलरा। हाँ, कॉलरा कॉज करता है। यार नोटिफिकेशन आ गया। यस सर। तो वो कॉमा शेप्ड होगा। और अगर आपसे बोले स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, ये थोड़ा कॉमन नेम नहीं है, बहुत रेयर है, तो ये कैसा? तो ये स्पाइरल होता है। इन चारों शेप में से दिस रॉड शेप इज मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन क्या है? रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप। हाँ, रॉड शेप। यस सर। चलिए, अब भी ये भी बात खत्म हुआ, इनके शेप का बात भी खत्म हो गया। एग्जाम्पल्स पे ज्यादा सोचना नहीं, आपको बस सिंपली यही सोचना होता है। अब थोड़ा बैक्टीरिया के खाने पीने का भी ख्याल रख लिया जाए, है ना? शेप का ख्याल रख ली तो खाने पीने का भी ख्याल रखा जाए, तो बढ़े आगे। यस। यस सर। देखो, बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक तरह का मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलता है। सबसे अधिक तरह का मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलता है, सबसे अधिक तरह का। तो लिखिए जरा, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। मतलब बताओ कोई इसका जरा। इसका सिंपल मतलब ये होता है, कि सबसे अधिक तरह का डाइवर्सिटी खाने पीने में, रहने में, वो यही दिखाता है। ठीक है, सबसे अधिक यही दिखाता है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी यही दिखाता है। ऑल्सो शोज मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। सबसे अधिक तरह का न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी यही दिखाता है। सबसे अधिक तरह का न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी यही दिखाता है, से मेरा मतलब ये है कि सबसे अधिक तरीके से फूड इंटेक यही कर सकता है। ये होलोजोइक भी होता है, ये पैरासिटिक भी होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ये सैप्रोफाइटिक भी होता है। मतलब हर तरह का सबसे अधिक तरीके से न्यूट्रिशन ही ले सकता है। अब मेजॉरिटी जो है इनका, वो पैरासाइट है।
पहले ऐसे लिखो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉप्स, which live on other organisms, live in या on, या तो उस किसी अदर ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर रहेगा या अंदर रहेगा which live in या on other organisms as parasite, as कैसे बताओ, अदर ऑर्गेनिजम्स पे कैसे रहेगा, दूसरे के ऊपर पैरासाइट डिपेंड करता है, हाँ पैरासाइट पैरासाइट की तरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ देता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए अब जरा इनका हर तरह का न्यूट्रिशन देख ले, थोड़ा सा ऑटोट्रॉपिक भी, थोड़ा सा हेटेरोट्रॉपिक भी। बट जानते हो आपको एनसीईआरटी में बड़ा कम पढ़ाया है, कुछ फोटोसिंथेटिक है ऑटोट्रॉप में, कुछ कीमोसिंथेटिक है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ आपको एक लक्षण दिखा देते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा एक हिंट तो होना ही चाहिए कि कैसा होता है ये बैक्टीरिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठता है और अच्छा खासा उठता है। चलो अभी हम आपको इस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाकर, ताकि अगर आप आगे ग्रेजुएशन ये सब भी करते हैं, मेडिकल नहीं हुआ तो आपको ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं हो। मेरी तरह मतलब ऐसा नहीं कि हमको हुआ था, हमको नहीं हुआ था तो हम इसलिए कहें कि आपको भी ना हो, इस सेंस में बोल रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं लिखूंगा, बहुत कम में सल्टा दूंगा। अब एनसीईआरटी से अधिक कुछ भी बेवकूफी होता है पढ़ना, याद रखना इस बात को, खासकर पिछले 2-3 साल से जैसे क्वेश्चन आ रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। पहला कि फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। कितने तरह का हो सकता है? दो, फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा इज, यासीन तुम लोगों को क्रैश कोर्स में भी बताया था, जरा बताओ क्या होता है। सर फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट के द्वारा अपना फूड बनाता है और केमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल के जरिए। हाँ, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फूड सिंथेसाइज करने का एनर्जी मिलता है वो लाइट के थ्रू मिलता है। बट इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फॉर मेकिंग फूड कम्स फ्रॉम आइदर ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल और फ्रॉम रिडक्शन ऑफ केमिकल। या तो आप किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करोगे या रिड्यूस करोगे, और फिर जो एनर्जी मिलेगा उसको यूज करके आप फूड प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, दिस इज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यस, चलिए अब एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा टाइम एक सेशन का हो गया है, रिज्वाइन करके इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओके